हेलो एस्पिरेंट, आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। दोस्तों, हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th की। इसको बिल्कुल आपको आसान लैंग्वेज में मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार किया है। जहाँ मुझे ज़रूरत है कि इस बुक के पूरी कटिंग को पढ़ा दूँ, तो मैंने पूरी कटिंग भी आपको इस प्रकार से लिया है। 31 पेज में मैंने पूरी बुक को समराइज़ किया हुआ है। बिल्कुल आसान भाषा में है। बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, पॉलिटी की क्लास 10th की। केवल नोट्स आप रिवाइज़ करिए, इसके बाद से इसकी एमसीक्यू फॉर्मेट भी आएगी। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को मोटिवेशन के तौर पे एक लाइक दे दें। उसके बाद एक वीडियो पे हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक हाइप ज़रूर कर दें कि वीडियो एक से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। मेरा हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें चैनल को, ठीक है ना? और इससे उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर के पढ़ लेते हैं आपको तो दोबारा एनसीईआरटी क्लास 10th की पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, पूरी कंप्लीट हम देखते हैं। पहला चैप्टर आपके सामने है, सत्ता की साझेदारी। यहाँ से शुरू करते हैं हम, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है सारी चीज़ें। कह रहा है कि बेल्जियम यूरोप का छोटा देश है, क्षेत्रफल हरियाणा से भी छोटा है। तो बेल्जियम जो है यूरोप का छोटा देश होने का मतलब कि बेल्जियम यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है और इसकी जो आबादी है, मतलब ये जो उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है? कह रहा है कि बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से मिलती हैं। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट आपको पूछ सकता है इनकी सीमाएं किससे मिलती हैं। कह रहा है कि बेल्जियम की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जो हरियाणा की आधी है। क्लियर है? कुल आबादी का लगभग 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और वो क्या बोलता है, तो डच बोलता है। कुल आबादी का लगभग 40% बेलोनिया वाले क्षेत्र में रहता है। तो बेलोनिया वाले क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं, तो डच मतलब फ्रेंच बोलते हैं। और फ्लेमिश वाले क्षेत्र में डच बोलते हैं और बेलोनिया वाले फ्रेंच बोलते हैं। फिर है अगला पॉइंट आपके सामने। इसी में अगला पॉइंट है कि कुल आबादी का लगभग 1% जर्मन भाषा बोलता है। ब्रुसेल्स में लगभग 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच बोलते हैं। फ्रेंच भाषी लोग लगभग समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उनकी आबादी ज़्यादा रही है, क्योंकि वो 80% के आसपास हैं। तो उनकी वो समृद्ध रहे होंगे, धनी रहे होंगे, उनका और लोगों पे डोमिनेंट रहे होंगे, इनका दबदबा रहा होगा, ताकतवर रहे हैं। डच भाषी लोग संख्या में अधिक लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे। कहने का मतलब क्या हुआ था, इनकी देखिए 20% ही बोलने वाले हैं, इनकी संख्या ज़्यादा तो थी, लेकिन इनके पास आर्थिक क्षमता नहीं थी, आर्थिक रूप से काफ़ी वीक थे। 1950 से 60 दशक के बीच में क्या होता है कि फ्रेंच और डच भाषी जो हैं उनके बीच में तनाव बढ़ जाता है, झगड़ा होता है। सबसे तीखा टकराव ब्रुसेल्स में इनको देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात टकराव हुआ होगा तो कौन जीता? फ्रेंच का दबदबा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके बीच में तीखा टकराव होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स ही क्या है आपकी? तो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है ना? ये क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। क्लियर है? अब आते हैं हम श्रीलंका के रूप में। श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका आपका एक द्वीपीय देश है। ये आपको एनसीईआरटी से कोई भी पॉइंट बाहर का नहीं है, बस मैं उसको आसान लैंग्वेज में लिख दिया हूँ और कोई बात नहीं है। वही फॉर्मेट और वही चीज़ें हैं। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर देखना है, कोई भी चीज़ मैं बाहरी एडप्ट नहीं किया हूँ। बुक का ही सारी चीज़ें हैं, उसको वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार किए हैं, ठीक है? उसमें से फालतू की जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें मैंने हटा दिया है, जिससे जो क्या होता है समझने वाली चीज़ें होती हैं, जो समझा जाता है बच्चों की तरह, वो नहीं है। इसमें आपको एकदम टू द पॉइंट है, एग्ज़ाम में टू द पॉइंट आने वाली चीज़ें हैं। तो श्रीलंका क्या है? एक प्रकार का द्वीपीय देश है, ठीक है ना? जो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है? श्रीलंका की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ है, जो हरियाणा के बराबर। इसका मतलब कि हरियाणा की आबादी क्या है? 2 करोड़ के आसपास है। और यही यहाँ पे बोला हरियाणा का आबादी 2 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा के बराबर है। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट हम देखते हैं। वैसे इस समय करंट डेटा में देखा जाए तो लगभग आपका 3 करोड़ के आसपास हो गया है। ये डेटा पुराना है, उस समय की बात किया हुआ है। इस समय तो लगभग 3 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ लगभग 7 लाख 70 लाख के आसपास। इस प्रकार से चीज़ें दी हुई हैं। चलिए, अगला है कि श्रीलंका की जो जनसंख्या में कई जातीय समूह पाए जाते हैं।
कह रहा है कि सबसे बड़ी जो जातीय समूह है वो सिंहलियों का है। इन्हीं से ये श्रीलंका का भी निर्माण होता है और जिनकी जनसंख्या लगभग कितनी है सिंहली की, तो 74% है। तो सिंहली का संबंध किस देश से है, तो श्रीलंका से है। तमिल कुल जनसंख्या लगभग वहाँ की लगभग मात्र 18% है। तमिल दो समूह में बटे हैं। पहला क्या है, श्रीलंकाई तमिल जो 13% है। उसके बाद है आपकी जो 5% बचती है वो भारतीय तमिल है। अब उसके बाद से श्रीलंका के अतिरिक्त जो तथ्य हैं उसमें भी हम देखते हैं जो आपके दिया हुआ बुक में। इसमें अतिरिक्त तथ्य में आते हैं कि हिंदुस्तानी तमिल औपनिवेशिक शासन काल में भारत से बागानों में काम करने हेतु लाए गए मजदूरों की संतान। जो हिंदुस्तानी तमिल थे, औपनिवेशिक शासन काल का मतलब होता है जो अंग्रेजों के शासन काल में भारत से क्या होते थे, इनको बागानों में काम करने हेतु मजदूर की संतानें होती थी, मजदूर होते थे। वो मजदूर वहां पे बस गए और उन्हीं के संतान हिंदुस्तान तमिल कहलाए। तमिल मुख्य रूप से श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी प्रांतों में क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। अधिकांश सिंहली भाषी लोग क्या हैं, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। सिंहली कौन है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं, तो कुछ हमारे क्या हैं, मुसलमान भी हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि श्रीलंका की कुल आबादी है वो मात्र 7% हिस्सा ईसाई का है। ईसाई ईसाई कितने, उसमें 7% है। ईसाई लोग सिंहली और तमिल दोनों प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। अब उसके बाद पॉइंट है कि संभावित स्थिति की तुलना की बात करेंगे, ये पॉइंट आपका बुक में है। कह रहा है कि बेल्जियम में जो डच भाषी लोग हैं वो अपनी संख्या के आधार पर फ्रेंच और जर्मन भाषियों पर अपनी इच्छाएं क्या करते हैं, थोपते हैं। कह रहा है कि ऐसा होने पर बेल्जियम में संघर्ष और बढ़ जाता है और देश को बांटने की संभावना क्या होती है, बनी रहती है। अभी तक तो हमने श्रीलंका और बेल्जियम को अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ा। अब इसमें क्या है, इनकी संभावित स्थिति की तुलना करना है पाकिस्तान, श्रीलंका और बेल्जियम में, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। ब्रुसेल्स पर क्या करेंगे, ब्रुसेल्स पर डच और फ्रेंच दोनों का दावा अपना ठोक ठोक सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में प्रतिद्वंदी हैं और उसमें फ्रेंच भाषी ज्यादा है, उनके ताकतवर ज्यादा थे। करा कि श्रीलंका में वही बात करेंगे तो सिंहली बहुसंख्यक थे, इसलिए पूरे देश में अपनी मनमानी चला सकते थे क्योंकि उनकी संख्या क्या थी, ज्यादा सी। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, अब इसकी बात करेंगे तो इसमें कह रहा है कि जो श्रीलंका है वो 1948 में जाकर के क्या होता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। अगला पॉइंट है कि सिंहली नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा था। लोकतांत्रिक सरकार ने सिंहली प्रभुत्व कायम करने हेतु बहुसंख्यक परस्ती क्या हुई, अपनाई। कहने का मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार थी, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, वो अपने सिंहली एक प्रकार की वहां की जो जाति थी उसका प्रभुत्व का मतलब होता है कि अपना दबदबा कायम करने के लिए उनकी जो संख्या थी, बहुसंख्यक परस्ती का मतलब कि उनकी संख्या ज्यादा थी और उन्हीं के बल पे वो शासन चलाना चाहे। 1956 में कानून बना करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। कि कब बनाया गया है सिंहली को एकमात्र राजभाषा, 1956 में। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलों की क्या की प्राथमिकता दी गई। नए संविधान में बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया था। इन सरकारी फैसलों से तमिल को समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया, ठीक है। कह रहा है कि नौकरियों और सुविधाओं में तमिल के साथ क्या हुआ, भेदभाव हुआ। इनकी संख्या कम थी, प्रभुत्व इनका कम था। किनका प्रभुत्व ज्यादा था, तो सिंहलियों की, इसलिए इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ, इनके अधिकारों से इनको वंचित कर दिया गया और बाद में ही जाकर के आपको उन दोनों के बीच में दोनों के बीच में जो झगड़े का बवाल, झगड़े का जो एक कारण पैदा हुआ, यही रहा। तमिलों के हितों की लगातार अनदेखी की गई। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तमिल और हिंदी समुदायों के बीच संबंध क्या होते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। हमने जो अब केवल पॉइंट किया बस उन्हीं को पढ़ना है आपका। कह रहा है कि 1980 में के दशक में क्या करना है कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बने। उसके बाद से क्या होता है कि श्रीलंका में दो समुदायों के बीच से पारस्परिक विश्वासों के टकराव का रूप ले लेता है और यही टकराव क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, तो गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है मेरी बात, पॉइंट यहां से पढ़ने वाला है। कह रहा है कि हमारे क्षेत्र के देश में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है,
पर वहाँ गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत होता है। मतलब गृह युद्ध शुरू होता है, फिर जाकर लास्ट में आपका 2009 में खत्म होता है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि आप जैसे हमारे यहाँ आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब की थोड़ी-सी मतलब हम कहें तो श्रीलंका की अपेक्षा हम कम हैं, लेकिन इस समय नहीं है, कब की रिकॉर्ड की बात है। अब तो काफ़ी बेहतर सुधार हो गया है आपके बिहार में, यूपी में, सब जगह। तो उस समय बात कर रहा है कि ये रिकॉर्ड थोड़े से श्रीलंका के अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ गृह युद्ध नहीं है, वहाँ पे गृह युद्ध है। वहाँ पे जो शासन कंट्रोल है वो अच्छा नहीं है। तो लोगों को अब कंट्रोल करने की पावर थोड़ा-सा गवर्नमेंट के पास में ढीला है, वो कर नहीं पाती, जिससे वजह से क्या होती है गृह युद्ध का होना संभव हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि बेल्जियम की क्या समझदारी रही है। कह रहा है कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। मतलब जहाँ वहाँ की जो सांस्कृतिक चीज़ें थी, वो उनको स्वीकार करना पड़ा। और 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। ये तो बात अच्छी थी। उन्होंने संशोधन किए संविधान में कि सबको एक मूल भावना से देखा जाए, जिससे क्या होगा कोई भी अपने आप को बेगारा साबित नहीं करेगा, बेगानेपन का उसको एहसास नहीं होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट कि समूह के सांसदों का बहुमत अपने पक्ष में हो, इस प्रकार किसी भी समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गईं। यानी राज्य सरकारें अब क्या होती हैं? केंद्र सरकारें के अधीन नहीं है। मतलब वो स्वतंत्र हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग वो काम को कर सकती हैं। ठीक है? ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और वहां इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। बोला ना कि जब केंद्र सरकार में गया था, तो जो जो डच भाषी थे, उन लोगों ने केंद्रीय सरकार में सबके बराबरी का प्रतिनिधित्व का सरकार का मतलब स्वीकार किया था। तो बाद में चल करके उन सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। उसके बाद से थोड़ा-सा वहाँ पे लगाम लगाया गया इन दोनों समुदायों के बीच में, जो आपसी आपसी जो संबंध खराब हो रहे थे, उन पे थोड़ा-सा लगाम लगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। इस बात को कहा गया उसमें। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाएं एक समान अधिकार उनको दिया जाए। ठीक है ना? कटिंग नहीं है, कट गया नहीं है। यहीं पे ये वाला पॉइंट पहले था और यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है अलग-अलग करके। उसके बाद से कुछ पॉइंट और बचते हैं, उनको देखते हैं। कह रहा कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ के तीसरे स्तर की सरकारें भी काम करती हैं, यानी सामुदायिक सरकार जिसका नाम देते हैं, जो सबके लिए काम करती हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है? डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लिए चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। अब मतलब ये नहीं रहा कि डच अलग देंगे, फ्रेंच अलग देंगे, जर्मन अलग देंगे, नहीं। ये सभी लोग एक साथ मत देते थे और एक लोगों को इलेक्ट करते थे और वो अपना संस्कृति, शिक्षा, भाषा इन सब पे क्या करता था, मसलों पे फैसले पर अधिकार, मतलब उसकी सरकार बन जाती थी। अगला पॉइंट यहाँ पे है, कह रहा है कि थोड़ा-सा हम इस पॉइंट को पूरे देखेंगे, इस पैरा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इसमें मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में जो बेल्जियम भाषा के आधार पर जो टुकड़े बट गए थे, जब उनके यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स का मुख्यालय उनका उस समय जाकर के चुना गया। ठीक है ना? यानी बेल्जियम का जाकर के मुख्यालय, भाई कोई शासन प्रशासन चला रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या होता है, आपको एक कोई ना कोई आधार चाहिए।
तो बेल्जियम भाषियों के लिए आधार आधार पर उनके टुकड़े में तो बट गया था, लेकिन इनको चलाने के लिए कोई ना कोई मुख्यालय चाहिए था। तो वो मुख्यालय क्या था आपका? ब्रुसेल्स को चुना गया। अगला पॉइंट पॉइंट यहाँ पे है, अब कह रहा है कि ये इसमें है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? पूरे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे हम, बिल्कुल इतना करेंगे ना कि सत्ता का बंटवारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और यह बात कहीं ज्यादा गहरी है। क्या है? कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की आत्मा, सत्ता की साझेदारी का मतलब कि जो हमारी सत्ता है, जो यहाँ पे सत्ता सत्ता मतलब कि लोगों पर जो शासन चला रहे हैं लोग, पब्लिक पे, वो साझेदारी दरअसल एक लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब कि ये इनके सभी काम हम लोगों में निहित हैं, मतलब हम ही लोग चुन करके उनको भेजे हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इसका शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। मैंने वही बात बताया, समझाया कि वो शासन व्यवस्था हम लोगों के अंतर्गत है, मतलब जो हम लोग चुन करके भी प्रधानमंत्री बनाते हैं ना, ये हम ही लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो क्या है, मतलब कि एक प्रकार के बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोगों के शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके सत्ते को बंटवारा किया जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। बात क्लियर है? मतलब कार्यपालिका काम तो करती है, लेकिन उनको जो रूल काम करने का जो रूल बताया गया, वो रूल किसके अंडर बताया गया? तो संसद के अधीन, मतलब संसद जो रूल बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। क्लियर है? पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। क्लियर है? इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी हम क्या कहते हैं। उसके बाद है कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें हों। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे हम भारत में इन्हें क्या बोलते हैं? राज्य सरकार के नाम से जानते हैं, बोलते हैं ना, ये राज्य सरकार है, मतलब ये बिहार का है, ये यूपी का है, ये राजस्थान का है, इस प्रकार। उसके बाद से इसमें और भी पॉइंट दिए गए हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही समझेंगे हम। इसमें पॉइंट है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न तरह की विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था के एक अच्छा उदाहरण है। मतलब कह रहा है कि जो सत्ता का बंटवारा किया जा रहा है वो विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। क्लियर है? कुछ देशों के संविधान और कानूनों में इस बात का भी प्रावधान किया गया है। कह रहा है कि अलग पॉइंट है ये कि सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र के में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए, तभी तो हम अपने अकॉर्डिंग लोगों को चुन कर पाएंगे। वो अपने अपने हिसाब से सरकार तो नहीं चला सकता है। मान लीजिए चलाएगा तो 5 साल, यही है ना, 5 ईयर चलाएगा, उसके बाद हम देख लेंगे सरकार अच्छी नहीं है, हमारे हित में काम नहीं कर रही, उसके बाद इनको वोट नहीं किया जाएगा, अपने अधिकार का हम मत दूसरी जगह करेंगे। ठीक है? तो समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो वहां पे पार्टियां क्या होती है? जैसे सत्तारूढ़ पार्टी होती है जिसकी सरकार होती है, विपक्षी पार्टियां होती हैं जो रनर अप होती हैं, मतलब जो हार गई हैं और उनको सदन में उनको जवाब तलब के लिए हम लोग भेजते हैं, है ना। जो हार जाता है वो उसको विपक्षी पार्टियां, मतलब उनका विपक्ष है कि वो उनको इसका जवाब मांग सकता है कि आपने काम क्यों नहीं किया। ठीक है? क्योंकि सदन में तो बैठने का हक मेरे पास तो नहीं है, जो चुन करके गए हैं वही हो सकते हैं। अगला पॉइंट अब आता है, इस चैप्टर से बस इतना ही था, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था इसमें से। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता तो बन जाएगा, वैसे मैं इस पे पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट तैयार करके लाऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल तरीके से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, ये वाला चैप्टर थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है आपका। जो चैप्टर है आपका जो संघवाद है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना पड़ेगा इसमें। चलिए, यहाँ पॉइंट है, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। क्लियर है? अब पूरे पूरे के पूरे ऐसे नहीं है, देखिए यहाँ से वन लाइनर फॉर्मेट में भी दिए गए हैं आपको, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान बोले ना, आसान भाषा में भी आपको दिए गए हैं। अब हमको पढ़ना है कि संघवाद है क्या? इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए, थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम कर लूँ? आइए, ज़ूम करके थोड़ा-सा हम देखते हैं कि आसानी भाषा में पढ़ सकते हैं। आइए एक बार फिर हम पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं, वो केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। मतलब पूरे के पूरे अधिकार जो केंद्र में निहित होता था, केंद्र का सरकार को दिया था, तो मतलब राज्य सरकार को छूट नहीं थी किसी काम को करने की। अब थोड़ा-सा उसमें बदलाव किया गया था। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने-अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र के द्वारा दिए गए थे, और ये केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। मतलब जब चाहे वो ले सकती थी। उसके बाद से कह रहा है, लेकिन जब सन 1993 में कुछ बदलाव होते हैं और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम को कर सकती हैं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली, और आपको पता होगा आपके देश का भी संघीय शासन प्रणाली है। बिल्कुल केंद्र सरकार किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करती, यदि लगता है कि ये गैर कानूनी है तो जाकर के इसमें अपने प्रावधान बना सकती है संसद। तो हमारा जो शासन है, हमारा भारत का जो शासन है, वो संघीय शासन प्रणाली है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, व्यवहारिक रूप से, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं, उसमें राज्य स्तरीय पर थोड़े कम अधिकार दिए गए हैं। श्रीलंका के जो तमिल श्रीलंका के तमिल नेता क्या चाहते हैं? वे चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर हमको लगता है कलर हमको चेंज करना चाहिए ना, कह रहा है कि आमतौर पर दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसको हम केंद्र सरकार का नाम देते हैं, जिसके लिए जिसके जिम्मे क्या होती है, जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं वो उनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती रहती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। ये संघीय प्रणाली में बताया गया है कि जो आपके केंद्र हैं, जो राष्ट्रीय महत्व है, वो केंद्र देखेगी, और राज्य और प्रांतीय स्तर की जो सरकारें होती हैं, वो आपकी जो दैन दिन का मतलब होता है, जो दैनिक कार्यभार के होते हैं, जो मामूली जो मतलब बोल सकते हैं कि दैनिक नीड्स है इंसान की, उन चीजों के कामकाज को देखती है। मतलब आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसके किस हिसाब से इन पर रूल रेगुलेशन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की चीजों के लिए आपकी राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। वहीं आगे चल के आपको बताया गया है, आपको अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं, राज्य के क्या अधिकार हैं, केंद्र के क्या अधिकार हैं, या इन दोनों मिलकर के क्या अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम समवर्ती सूची में देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, इस प्रकार की 3 सूचियाँ भी विभाजित की गई हैं, उनमें आपके केंद्र, राज्य और केंद्र मिल कर के एक साथ अपनी शक्तियों का निहित उनका अलग-अलग बँटवारा किया गया है, उसको भी हम देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उनके अधीन होकर के काम करती हैं। मतलब पूरे का पूरा केंद्र है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्रीय की बातें तो की जाएंगी, लेकिन उनको छूट होती है वो काम करने की। क्लियर है? अब हम आते हैं संघीय व्यवस्था को लेकर के, थोड़ा सा अब हम इसको वन लाइनर फॉर्मेट में लिए हैं, जो आप आसानी भाषा में इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हम संघीय व्यवस्था मतलब कि फेडरल के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है पॉइंट इसका, कह रहा है कि राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। इसमें मतलब राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में आकर के स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं,
और केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये होती है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन में हर स्तर का अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है इसमें। संविधान में विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, तो वर्णित होते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी स्तर की सरकार अकेले संविधान के मौलिक प्रावधान नहीं बदल सकती है, ठीक है ना? संविधान संशोधन दोनों स्तरों की सरकारों के सहमति से ही क्या होती है, संभव होती है। कह रहे कि अदालतें संविधान और नहीं होता दोनों सरकारों की मतलब कि क्या होता है कि कोई नियम कानून बनाना है तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपने मन से बना देगी। भाई वो वहाँ पे विपक्ष वाले भी बैठे हैं तो उनमें सहमति है। आपको दो प्रकार के सदन हैं, आपको तो दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इन दोनों जगह से भी आपको पारित होनी चाहिए। बहुत चीजें आप डायरेक्ट किसी चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यह कि जो भी संविधान संशोधन है वो दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही संभव है। क्लियर है मेरी बात? विभिन्न स्तरों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार भी क्या रखती हैं कौन सी अदालतें। अदालत का मतलब होता है जो कोर्ट होती हैं वो संविधान और विभिन्न स्तरों के अधिकारों की व्याख्या करने के अधिकार रखती हैं। अगला पॉइंट कि अधिकार विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। कहने का मतलब कि कोई भी ज्यादा बवाल हो गया है, अधिकार को लेकर के विवाद हो गया है, तो उनकी जो सुनवाई करेगा वो हाई कोर्ट नहीं करता है, उनकी सुनवाई आपकी सर्वोच्च न्यायालय करती है। इसके पहले बीपीएससी में सेम यही क्वेश्चन आया था। ठीक है। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर की सरकार के लिए अलग अलग राजस्व स्रोत निर्धारित किए गए हैं। संघीय शासन का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित करना है और क्षेत्रीय विविधताओं को भी सम्मान देना है। तो क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान देने के लिए जो हमारी राज्य सरकार होती है अपने अपने देश में जो भी उनकी सांस्कृतिक चीजें हैं उनको बचाना है, लोगों की भलाई करना है, ये सारी चीजें देखने होते हैं। आदर्श संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सहमति और आपसी भरोसा होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है हर संघीय देश में अलग अलग होता है। हमारे देश में अलग है, ब्रिटेन में अलग होगा, अलग अलग चीजें हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए अब अगला पॉइंट है इसमें कि संघीय व्यवस्था के गठन के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई बनाना, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के उदाहरण है। दूसरी पॉइंट क्या है इसमें देखेंगे कि बड़े देश के द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, जैसे भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है। ये क्या करते हैं, ये मतलब कि आंतरिक विविधता को भी देखते हुए राज्यों का गठन करते हैं। स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ में प्रांत या राज्य केंद्र के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होते हैं। होता है ना बात, जब आपका स्वतंत्र राष्ट्र होगा तो इसके संग में प्रांत और राज्य केंद्र के मामले में ज्यादा ताकतवर होते हैं स्वतंत्र राष्ट्र में। बड़े देश में बनने वाली संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार आमतौर पर क्या होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जैसे हमारा भारत है। अगला पॉइंट है हमारा बुक की कटिंग है। बुक की कटिंग में केवल आपके पॉइंट को देखने हैं, बस उसी को देखना है। ये यहाँ पे देखिए पॉइंट करा कि भारतीय संविधान, बड़ा कर दूं, ये लीजिए। हाँ चलिए, कह रहा है अगला पॉइंट कि जो भारतीय संविधान है ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। भारतीय संविधान ने भारत को क्या कहा है, ये राज्यों का संघ है। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया, जिसको हम संघ सरकार, इसका मतलब जिसको हम केंद्र सरकार का नाम देते हैं। दूसरा राज्य सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार को पूरे भारत संघ पर अधिकार होता है, मतलब इन पे इनका प्रतिनिधित्व करना होता है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद क्या रहा है कि बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का एक तीसरा स्तर जोड़ा गया। यानी तीसरा स्तर किस रूप में जोड़ा गया है, पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में।
किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग-अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस प्रकार से हैं। कौन-कौन सी हैं देखिए। ये है आपकी संघ सूची। इस संघ सूची में क्या-क्या दिया है? इसमें प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा का मतलब हमारे देश को रक्षा प्रदान करना, हमारी रक्षा व्यवस्था, हमारे जो विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार व्यवस्था है, मुद्रा प्रणाली है, इस या राष्ट्र के महत्व के विषय हैं, ये सब के सब आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची के वर्णित विषयों में के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास सिर्फ है? सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। यानी केवल केंद्र सरकार के पास ही संघ सूची के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है, कोई भी नियम बनाने का अधिकार है। जैसे उसके विदेशी मामले हैं, प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है, संचार है, ये सभी के सभी आपकी क्या है? ये संघ सूची के अंतर्गत है। अब हमारी राज्य सूची में जानते हैं राज्य सूची में क्या क्या है। मैंने 3 कलर से 3 पॉइंट में किया हुआ है। राज्य सूची में देखेंगे तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, याद रख लीजिएगा। राज्य सूची में आपकी पुलिस है, आपके राज्य की पुलिस की देखभाल आपकी राज्य सरकार करती है। उसके अंदर जो ट्रेड हो रहे हैं वो राज्य सरकार देखेगी। वाणिज्यिक गतिविधियां राज्य सरकार देखेंगे। कृषि या जो भी सिंचाई से संबंधित बातें हैं वो राज्य सरकार के विषय में आते हैं। या मान लीजिए उस प्रांतीय या स्थानीय महत्व के बारे में कोई भी चीजें हैं, ये सब के सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, उसमें केंद्र दखलंदाजी नहीं दे सकता। लेकिन यदि इनमें समवर्ती सूची में आकर के वो बात हम समझ आएंगे। चलिए थोड़ी इस बात को चलिए इसमें समझते हैं हम पहले। इस समवर्ती सूची में जैसे मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा पे जो खर्च होगा वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो इसमें दोनों दोनों अपने रूल बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रूल कोई विवाद होने पर कोई रूल मान लीजिए कोर्ट में या मान्य मान्य योग्य देखा जाता है, तो वो केंद्र ही उसमें हावी होता है। केंद्र की बातों को ज्यादा तवज्जो दे दिया जाता है। जैसे वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, या उत्तराधिकार से संबंधित जो विषय हैं वो वो सब के सब क्या होते हैं, इन दोनों में केंद्र और राज्य दोनों के दोनों सरकारें अपनी दिलचस्पी से साझा शेयर करती हैं चीजों को, और उस पर अधिकार कायम करती हैं। मतलब इन दोनों का कर्तव्य है उनको करने का। अब इसमें पॉइंट में दिया हुआ है कि भारत में संघीय व्यवस्था के अतिरिक्त जो नोट्स हैं उनको देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है, जिसको हम समवर्ती सूची का नाम देते हैं। कानूनों में टकराव होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है, मैंने बताया आपको। संविधान में सूचीबद्ध विषय नहीं है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो मान लीजिए सूचीबद्ध नहीं है संविधान में और वो विषय आ रहे हैं, तो उन विषय पे कानून बनाने का उन पे जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का होगा। सभी राज्यों को बराबर के अधिकार नहीं दिए गए हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे आपका सिक्किम है। इन सभी चीजों को क्या है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है कि इनको मान लीजिए कुछ पिछड़े राज्य हैं, उनको अलग अलग प्राविधान है, वहाँ पे अलग अलग आरक्षण रिजर्वेशन है, अलग अलग सुविधाएं इसी प्रकार से दी गई हैं। वही बात इसमें किया गया है आगे आकर के। कह रहा है कि अब असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, याद रखिएगा, इनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां मिली हैं। मैंने उसमें बोल दिया था आपको जम्मू कश्मीर, उसको हटा दीजिएगा। असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट के देश है। नॉर्थ ईस्ट के देश है ना, ये पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाका है, ये पथरीली इलाका है। वहां पर यहाँ पे थोड़ा सा जीवन संभव, थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज थोड़ी वो नहीं होती है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ का। इसलिए इनको अनुच्छेद 371 के तहत किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जा सकता है। विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, संस्कृति और सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देने के लिए हैं। ठीक है ना, कि वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की सरकार की सेवाएं अलग हैं, तो इनको प्राथमिकता भी अलग से रूप से दी जाती है। कुछ कुछ क्षेत्र जैसे मान लीजिए आपके तमिलनाडु हो गए, कुछ क्षेत्र में आपके चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली, ये क्या देखने से लगते हैं? देखने से लगते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये छोटे होने के कारण केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में देखो मुख्यमंत्री तो होते ही हैं, कहीं कहीं राज्यपाल होते हैं,
मुख्यमंत्री होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है कि केंद्र के द्वारा ये शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र अपना रूल इसमें लगा सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य जैसे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब उनका शासन किसमें निहित होता है, केंद्र चलाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की बुनियादी बात है। ठीक है। इस सत्ता बंटवारे में बदलाव आसान नहीं है, संसद अकेले इसे नहीं बदल सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुमत की जरूरत होती है। बदलाव के लिए क्या होता है कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके 2/3 बहुमत जरूरी होते हैं। 2/3 बहुमत से ही किसी भी सत्ता में बंटवारे का या कोई नियम कानून लगा रहे हैं आप, तो उसमें दोनों का इस प्रकार से बहुमत होना जरूरी है। इसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक है। क्लियर है मेरी बात। आधे राज्य का मतलब जितने आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 14+1 इसमें विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यक है आपको। इसमें न्यायपालिका संविधान प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन को देखरेख करती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम देखेंगे, सत्ता बंटवारे के विवाद में निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय करता है। सत्ता जो बंटवारा होगा, इसका जो निर्णय होगा वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। यदि मान लीजिए राज्य के अंतर्गत है तो आपका उच्च न्यायालय देखेगा, इसमें यदि कोई प्रावधान है, कोई मामला विवाद फंसता है तो वो चला जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। सरकार को अपने कामकाज के लिए कर लगाने और संसाधन जुटाने का क्या है, तो अधिकार है। भैया कर लगाएगा, संसाधन जुटाएगा, तभी तो सरकार भी काम कर पाएगा, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। क्लियर है कि नहीं मेरी बात। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, अगला पॉइंट है कि जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए क्या दिया था, तो टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे पहले प्रशासन भी अब पहले की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक हो गई। मतलब उस क्षेत्र के जो भाषाई आधार हैं, जैसे भाषाई आधार पर जो पहले राज्य का गठन हुआ था वो कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। इनको भाषा के आधार पर इनका गठन किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत में भाषा की नीति। अब देखेंगे इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आपको पता है कि भारत में संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा की बात नहीं है, वहां पे राजभाषा की बात की गई है, जो हमारी हिंदी है। अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा माना गया। क्या माना गया है, राजभाषा। लेकिन यह 40% भारतीयों की मातृभाषा है। मतलब मात्र केवल 40% है जिनको हिंदी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी को माना गया है क्या, तो राजभाषा। अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषाओं में दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद के लिए उम्मीदवार इन भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। मतलब जो 22 भाषाएं हैं, हिंदी को लेकर के 22 भाषाएं, इसमें से कोई भी उम्मीदवार कोई भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अगला पॉइंट है, राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं और अधिकांश कामकाज उन्हीं में होता है। जैसे आपके यूपी है, बिहार है, इनके अलग अलग इनकी अपनी राजभाषाएं हैं। जैसे आपके बिहार में भी आपकी हिंदी और उर्दू है, यूपी में भी हिंदी और उर्दू है। इसमें आप कामकाज कर सकते हैं, इंग्लिश में कामकाज कर सकते हैं। अगला पॉइंट, हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सावधानीपूर्ण लचीला रुख अपनाया। संविधान के अनुसार अंग्रेजी का सरकारी प्रयोग 1965 में बंद होना था, सोच लीजिए, लेकिन राज्यों की मांग इस पर जारी रखा। तमिलनाडु में अंग्रेजी जारी रखने की मांग उग्र रूप ले ली गई थी। सबसे ज्यादा साउथ की तरफ ही अंग्रेजी का बोलचाला ज्यादा रहता है, उधर से ही, वरना ये 1965 में ही जो सरकारी कामकाज थे, कार्यकाल थे, वो अंग्रेजी में बंद होना बंद हो गए थे। लेकिन तमिलनाडु यानी साउथ की तरफ की मांग उठी और उसको फिर रोकना पड़ा। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज की अनुमति दे दी है, केंद्र सरकार ने दिया है। हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों पर भी इसे थोपा जाए, नहीं।
मतलब होने का रीजन ये है कि जहां पर हिंदी लोग बोल रहे हैं उनको और बढ़ावा दें, जहां पे बिल्कुल उनको आता ही नहीं है हिंदी बोलना, जैसे मान लीजिए तमिल को तमिल बोलना आ रहा है, इंग्लिश बोलना आ रहा है, तो हिंदी नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन पे दबाव नहीं, उन पे कोई थोपा नहीं गया। अगला पॉइंट कह रहा कि भारत में लचीली भाषा नीति ने श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा होने से रोका। वही लचीला भाषा नहीं होता तो वही श्रीलंका जैसी हमारी भी स्थिति हो जाती। अब अगला पॉइंट है आपका कि केंद्र राज्य संबंध। सत्ता की साझेदारी संघवाद का वास्तविक रूप शासक दलों के व्यवहार पर निर्भर करता है। एक ही पार्टी के केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन होने पर राज्य सरकारों ने अपने अधिकार नहीं इस्तेमाल किए। अलग अलग दलों की सरकारों में केंद्र ने कभी कभी राज्य अधिकारों की अनदेखी की है, विपक्षी राज्यों को भी भंग भी किया है। ठीक है ना, वो तो सबका होता है। कह रहा कि 1990 के बाद से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन की सरकारों की शुरुआत हुई। गठबंधन का मतलब होता है कि जो विपक्षी पार्टियां कोई कोई पार्टी यदि पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनती है, हमारे 10-20 उसके सांसद विधायक कम हैं, तो दूसरी पार्टियों से हाथ बढ़ाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे में मिल जाइए और हम सरकार बना लेंगे, तो वही होता है गठबंधन। अगला पॉइंट है गठबंधन सरकारों ने सत्ता में साझेदारी राज्य स्वायत्ता को बढ़ावा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना कठिन बना दिया। अब आप मनमाने ढंग से किसी भी राज्य सरकारों को भंग नहीं कर सकते, इसकी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आज संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, अब आते हैं हम, ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ा सा है और इसको देखते हैं। ये मैंने यहाँ से पूरी उठा ली है बुक, उनको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट? भारत में विकेंद्रीकरण, इसको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण, इसको पढ़ते हैं। करा कि हमने अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। मतलब क्या हुआ कि जो भी यूरोप में जो देश है ना, वो भारत के राज्य से छोटे हैं, भारत का राज्य उनसे बड़ा है। जो भी राज्य हैं, जैसे यूपी बिहार, देख लीजिए कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। किससे बड़ा है? रूस से बड़ा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं में से भरे हुए हैं। इस प्रकार राज्यों से भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। तो भैया बोला है कि 3 स्तर, जैसे 2 स्तर तो हो गया है, अब तीसरा स्तर क्या होना चाहिए? तो तीसरा स्तर की बात इन्होंने स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। जैसे केंद्र सरकार के नीचे प्रांतीय स्तर सरकार हैं, राज्य सरकारें हैं, वैसे ही राज्य सरकार के नीचे जो स्थानीय सरकारें हैं वैसे होने चाहिए। भारत में सत्ता को विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों पर सरकार का संघीय ढांचा सामने आया और आपको देखने को भी मिलता है कि जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार का हम स्थानीय शासन का नाम देते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपका है, मैं जूम कर लूं, अच्छा दिखेगा आपको थोड़ा सा। कह रहा है कि विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कोशिश की गई। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार, न तो अपना कोई संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। उसके बाद से चीजें परिवर्तित होती हैं।
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा सा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना एक संवैधानिक बाध्यता हो गई। मतलब अब देखते हैं कि ग्राम पंचायतों के भी चुनाव आपको 5 साल पर रेगुलर होने हैं, तय हैं। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित होती हैं। नहीं होता है गांव में कि इस बार जो आपके ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम से प्रधान या जो मुखिया जो आपके बिहार में बोले जाते हैं, 5 साल के लिए होता है। तो कभी आपके सामान्य सीटें आती हैं, कभी पिछड़ी सीटें आती हैं, कभी आपकी अनुसूचित आती है, कभी अनुसूचित जनजाति आती है, इस प्रकार की सीटें दी गई। लेकिन उसमें भी क्या किया गया है, उसमें कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रख दिए गए हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग, क्या लिखा है, राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र सत्ता संस्था का गठन किया गया है। मतलब जो आपके पंचायतें और राज्य नगर पालिकाएं हैं, उनके चुनाव करने का जिम्मा राज्य चुनाव आयोग को दिया गया। क्लियर है। अब अगले पॉइंट में हम आते हैं। एक ग्राम पंचायत होती है, यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है, जिनको आप ग्राम प्रधान का नाम देते हैं। करा कि अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। जो छोटे सदस्य होते हैं, जो वार्डों से चुने जाते हैं, उनको पंच बोलते हैं। और जो इन सबका अध्यक्ष होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क, वयस्क मतलब कि 18+ वयस्क मतदान के लिए जरिए होता है। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। मतलब जो भी वहां का काम धाम होगा, जो भी विकास की गतिविधियां होंगी, वो पंचायत के फैसले से लिए जाएंगे। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 3 बार बैठक करनी होती है। मतलब जो आपके ग्राम प्रधान होंगे, वो गांव की समीक्षा करेंगे, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि इस प्रकार से जो बजट पास होती है, वो एक साल में कम से कम उनको हर 4 महीने पे, मतलब 3 बार उनको बैठक करनी होती है। 2 या 3, मिनिमम 2 है और 3 बार मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 या 3 बार कर सकते हैं वो बैठक करके। उसमें उनको पता लगेगा, तभी तो हमारे गांव में हमारा जो एरिया है, हमारा क्षेत्र है, उसमें किस चीज की कमियां हैं, उस कमियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। स्थानीय शासन का जो ढांचा है उसमें दिया गया है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंडीय स्तर पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले के सभी, क्या लिखा है, किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के एक जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद का जो प्रमुख होगा, इस परिषद का क्या होगा, प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में भी नगर पालिकाएं होती हैं, सेम जैसे गांव में होता है वैसे। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है और छोटे नगर पालिका। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि ही करते हैं। नगर पालिका के प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या बोलते हैं हम, तो मेयर। मेयर क्या होता है, जो बड़ी सिटी है, जैसे पटना में आप मेयर देखेंगे, गोरखपुर सिटी में आप मेयर देखेंगे। जब बड़े बड़े जो सिटी हैं, जैसे मान लीजिए लखनऊ में आप मेयर देखेंगे, तो जो बड़े हैं, मतलब जहाँ पे 10 लाख से जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां की वोटिंग होती है, वहां पर आप क्या देखेंगे, वहां पर आपका मेयर का चुनाव होता है।
और कम वाले के लिए नगर पालिका। नगर पालिका और नगर नगर निगम होने का मतलब कि थोड़ा सा उसमें ध्यान दिया जाता है, विकास कार्य तेज होते हैं। शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट। चैप्टर नंबर 2 हम खत्म कर लिए हैं। आपको स्किप नहीं करना पॉइंट को, आप पॉज करके एक बार बैक करके भी देख सकते हैं मैंने क्या समझाया है, पॉइंट क्या लिया गया है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या कहता है, एक मिनट। चैप्टर नंबर 3 देखिए, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनमें देखते हैं जैसे कर की मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। मतलब जहाँ पे नारियों के लिए आंदोलन उठाए गए, उनके हक के बारे में बात की गई, वो नारीवादी आंदोलन कहलाया। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस पर सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है, पुरुष और स्त्रियों में जो विभेद उत्पन्न किया है, तो उसमें जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है और इस पर जो सवाल किए जाते हैं कि जो राजनीतिक रूप से लोग जो सवाल करते हैं, उनकी भूमिका बढ़ाने में, औरतों की भूमिका को बढ़ाने में इससे काफी मदद मिलती है। कम से कम उनकी बातों को, आवाज को उठाया जाता है। आज हम वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे शिक्षक पेशों में भी बहुत सी औरतों को आप पाते हैं, जो कि पहले नहीं था ये चीजें। जबकि पहले इन कामों में महिलाओं के लायक ही नहीं माना, बोला जाता था कि आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि घर में खाना बनाइए, बर्तन धुलिए, इतना ही, उनको इतना ही तवज्जो दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि हमारी महिलाएं समाज में अलग रूप में हैं। हर एक पद पर उनका अलग से एक अपना वर्चस्व साबित है। वो कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, अच्छे अच्छे पद पे आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है ये। लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे आपके स्वीडन हो गए, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गए, जैसे स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, उसमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। अभी भी हमारे भारत में इनका स्तर कम है, लेकिन जब आप स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में जाएंगे, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब महिलाएं कार्यरत हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करेंगे। कह रहा है कि भारत में विधायकों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। मतलब विधायक में जो महिला विधायक हैं वो कम है, क्योंकि अब तो आरक्षण दे दिया गया है। आरक्षण का मतलब उनकी सीटें फिक्स दी गई हैं कि इतनी सीटों पर जो चुनाव इलेक्शन होगा वो महिलाओं का होगा। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार मतलब 2019 में लगभग 14.36% तक पहुंच सकी थी। ठीक है, मतलब 14.3% होने का मतलब उस समय महिलाओं की जो सीटें थी वो लगभग 78 सीटें थी सांसदों की, पूरे भारत में। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम था। मतलब विधानसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, विधायक बहुत कम थे, सांसद ठीक थे। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे आता है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातीन अमेरिका के कई विशाल विकासशील देशों में भी पीछे। वहीं बात करें कि पिछले चुनाव जो हमारा 2024 में हुआ है, जिसको हम 18वीं लोकसभा का चुनाव जानते हैं, इसमें महिला सांसदों की संख्या लगभग कितनी है आपकी, तो 74 है, 74 महिलाएं हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब इसमें गांधी जी के कुछ वक्तव्य हैं, उनको देखते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। मतलब कहते थे कि ये धर्म से कभी भी राजनीति को अलग नहीं कर सकते हैं आप। और लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि धर्म का मतलब आप हिंदू और मुसलमान से दिक्कत दें, नहीं, उनका इसका मतलब नैतिक मूल्यों से था। ठीक है, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि देश में सांप्रदायिक दंगों के में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के होते हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी आबादी कम है, उनको
थोड़ा-सा अलग से तवज्जो दिया जाए, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, उनको नौकरी में पदोन्नति के लिए अलग से प्राविधान किए जाएँ कि वो भी अपने जो जीवन लाइफ़स्टाइल है उनको अच्छे से जी पाएँ। जीने का अधिकार तो अच्छे से सबको है कि नहीं? कह रहा है कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी का सांप्रदायिक पर दूसरा रूप है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो धार्मिक आधार पर जो राजनीतिक गोलबंदी करना है, जो धार्मिक आधार पर जो राजनीतिक नेता हैं, वो वोट पाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करते हैं, मतलब लक्ष्य साधते हैं उसपे। उसके बाद से क्या करते हैं, वो पवित्र प्रतीकों और धार्मिक नेताओं जैसे कि जो भावनात्मक अपीलें होती हैं, उनका उपयोग करते हैं और उसी अपील में आकर के आपकी जो भावनाएँ होती हैं, वो बह जाती हैं। ठीक है? इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत ही आम बात है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं, केवल चुनाव में। उसके बाद से आप कहाँ, हम कहाँ, हम अब तो अरबपति, करोड़पति नेता बनने लगते हैं, उसके बाद से आपको कहाँ देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, वैसे ही सांप्रदायिकता के आधार पर मतलब कि आपके धार्मिकता के आधार पर आपको एक लक्ष्य साधते हैं कि हिंदुओं को ये होना चाहिए, मुसलमानों को ये होना चाहिए, उसके बाद से अलग-अलग कास्टिज़्म को लेकर के वो बात करने लगते हैं, उनको वोट बैंकिंग का नाम देते हैं। इस हिसाब से वो काम करते हैं अपना और जीत करके चले जाते हैं। फिर अगले पॉइंट पे देखते हैं कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। इन्होंने नहीं कहा कि ये हमारा राजकीय धर्म है, नहीं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। ये नहीं कहता कि हमारा भारत कौन-सा राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है कि हिंदू राष्ट्र है कि ईसाई राष्ट्र है, क्या है? इसमें 4 धर्म की बात की गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं भाई-भाई, इन सब की बात की गई है। तो इसमें जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई है, पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया, अलग-अलग दर्जा दिया गया, लेकिन भारत में संविधान में किसी भी प्रकार के दर्जा की बात नहीं की गई है। इसमें सभी धर्म को समान की बात की गई है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये कहता है, आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी समुदाय को जोड़ सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन हाँ, किसी को दबाव में ले आकर के, किसी को बहला-फुसला करके उसके धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। मतलब सरकार को ये आदेश देता है संविधान कि आप किसी भी धर्म को धर्म के आधार पर उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। उनके आपके जो धर्म है उसके आधार पर उनको आप संवैधानिक तरीके से देखेंगे, अवैधानिक रूप से नहीं देख सकते हैं। अगला पॉइंट, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि संविधान के धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए मतलब सब लोग बराबर हो, उनकी सुनिश्चितता के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे छुआछूत हो गया, इजाजत नहीं देता है। ये छुआछूत को बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। जैसे आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, वही बात है इसमें। वर्ण व्यवस्था, कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था अन्य जातीय समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्य जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। मतलब जो लोग छोटे जात के लोग होते थे, उनको छोटे जात के रूप में देख करके उनसे छुआ-छूत किया जाता था। मतलब उनको अपने पास ना बैठाना, अपने बिस्तर पे ना बैठाना, अपने बर्तन में खाना ना खिलाना, अपने पास बैठा के ना खिलाना, ये सारी व्यवस्थाएँ वर्ण व्यवस्था में आधारित थी, जिनको खत्म कर दिया गया। ठीक है? कह रहा है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय रहें। देखिए, जो जिसकी मन की धारणा है वो तो आप नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे उनको आपको राजनीतिक दलों में आना है, उनको विवश होकर के ये काम करना पड़ता है और जैसे ही उनका काम हो जाता है उसके बाद से फिर वो अपनी ही गतिविधि में आ जाते हैं।
इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो छोटे किस्म के लोग थे उनको भी अधिकार दिया गया, उनको भी अपने जातियों में बैठने का अधिकार मिला, उनको भी अपने जाति के लोगों को ऊंच उठाने का, जैसे उनके ही लीडर आगे जाकर के विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे हमारे मुर्मू जी हैं, देख लीजिए आपके जनजातीय समुदाय से आती हैं, लेकिन उनको एक दर्जा दिया गया। इससे जो उनके 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 जो जनजातीय इलाके के लोग होंगे वो अपने आप को गर्व महसूस करेंगे, वो अपने आप को नीचा नहीं मानेंगे। क्लियर है मेरी बात? इस बात से स्पष्ट होता है कि भारत हमारा क्या कहता है कि भारत समानता का भाव प्रकट करता है। कह रहा है कि देश के किसी भी संसदीय चुनाव में चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों पर भरोसा हासिल करना पड़ता है। कहने का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए आपका देश है, केवल एक पार्टी और एक उम्मीदवार तो आपको चुनाव जिता नहीं सकता है। यहाँ पे बहुत समुदाय के लोग हैं, तो उन सभी लोगों के भरोसों को आपको जीतना पड़ेगा और सभी को एक साथ एक मत करना पड़ेगा। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है, जबकि लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं। मतलब क्या होता है कि कुछ मान लीजिए कोई जाति शब्द सूचक शब्द का प्रयोग करके उनके हित की बात कर दिए और वो क्या होते हैं, वहाँ के उस जाति के लोग उनके तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो हो जाता है कि ये इनका वोट बैंक है। तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। वोट बैंकिंग का मतलब यही होता है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है आपका राजनीतिक दल। क्या है आपका? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बारे में स्टार्ट करते हैं पॉइंट यहाँ से। अब कह रहा है कि राजनीतिक दल के हम सबसे पहले कार्यों को पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या हैं? कह रहा है कि राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं, राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरीके से करते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है कि पहली बात, ये दल चुनाव लड़ेंगे। कोई भी पार्टी, पार्टी का मतलब दल, चुनाव लड़ेंगे। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। जैसे अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार को चुनते हैं। क्लियर है मेरी बात? दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट है कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम को चुनते हैं। जैसे क्या होता है, जब चुनाव होता है तो अलग अलग अपना कि हम हमारी सरकार बनने के बाद से हम कौन कौन से काम करेंगे, उन सभी कामों को दिखाते हैं कि हमारा ये वादा है, हम इस वादे को निभाएंगे। करा कि देश के लिए कौन कौन सी नीतियां ठीक हैं, इसके बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर तो चल नहीं सकती। तो बात सत्य है, नहीं चल सकती है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दिया जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक के समेट लेती है जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। क्लियर है? तीसरी पॉइंट के बारे में बात किया गया कि पार्टियां देश के कानूनी निर्माणों में निर्णायक की भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। मतलब जिस हाउस से वो निकल रहा है, जिस मतलब सदन से निकल रहा है, उस सदन में उनको पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला लेते हैं। जिसकी सरकार होती है उस दल के नेता विपक्ष में तो जा नहीं सकते हैं। जो कानून लाई है उस पार्टी गवर्नमेंट, उस पार्टी के नेता जो आपके अधिमान्य होंगे, जो विधायक दल के नेता होंगे, वो उनको मानना पड़ेगा, या वो विधायक हो या सांसद प्रतिनिधि हो, जो भी हो।
दल ही सरकार बनाते हैं और दल ही सरकार को चलाते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों पर मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार काम करने के लिए उनको क्या बनाती है, मंत्री बनाती हैं। वो आपके राज्य स्तरीय पर भी मंत्री होते हैं, केंद्र स्तर पर भी मंत्री होते हैं, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार को चला सके। मंत्री बनाए जाते हैं, मिनिस्टर बनाए जाते हैं अलग अलग विभाग को, उसका उसका जिम्मा इनके पास रहेगा और वो उसको चला सकेंगे। पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव हारने वाले जो दल होते हैं वो शासक दल के विरोधी विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, जिसको विपक्ष का नाम देते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। ठीक है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी कोई नियम कानून पास होता है तो उनके बारे में आलोचना करेंगे, वो सही। पहली बात तो कभी भी भाई जो भी योजना निकालेंगे उस पर सहमति तो उनकी होती ही नहीं है विपक्ष की, कभी भी, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि ये विपक्ष है तो हर एक बातों को इन्हों को गलत साबित करना होगा। ये केवल आप गोलबंदी जुमले नाम ही करते हैं कि वह नहीं, ये जनता के नहीं, कोई भी जनता के पक्ष में नहीं बोलता। वहां पर ये लोग सब अपनी अपनी सत्ता को लाने के पक्ष की बात करते हैं और कुछ नहीं होता, इतना जान लीजिए बस। छठे नंबर में आते हैं कि जनमत निर्माण के में दल महत्वपूर्ण निभाते हैं। मतलब क्या होता है, जो जनमत निर्माण में जो दल होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। भैया हम तो चुन करके भेजे हैं। अब आपकी जैसे मान लीजिए कि बिहार में नीतीश की सरकार है, तो उनके विधायक जो आपकी जितनी सीटों पर चुनाव होगा उतनी सीटों पे चुनाव पर यदि वो 50% प्लस एक सीट ज्यादा पा जाते हैं तो उनकी सरकार बहुमत में आ जाती है। तब वो सदन में जाएंगे, विधानसभा में, तो उनके जो लीडर होंगे, उनके जो नेता होंगे, तो उन्हीं की बात के बारे में बात करेंगे। और विपक्ष का मतलब जो हार गए हैं चुनाव, तो वो हारे हैं तो उनके भी विधायक भी तो जीत के ही आए ना। तो विधायक जीत के आए हैं लेकिन वो 50% से ज्यादा तो बना नहीं पाए हैं, इसलिए उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो विपक्षी दल में बैठ रहे हैं। लेकिन कभी भी हमेशा वो क्या करेंगे, इन सरकार के जिसकी सरकार है इनकी विपक्ष के बारे में ही वो बात करेंगे। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो सबको चुनकर भेजा है। अब आपकी बात है कि आपको अलग अलग, अब आपके पास कितनी ईमानदारी है, आपको कितनी जनता प्यार करती है, वो तो अलग अलग क्षेत्रों पर भी डिपेंड होता है। मान लीजिए आपके वहां का विधायक अच्छा काम किया होगा तो जाहिर सी बात है वो किसी भी पार्टी में हो आप उसको वोट दे देते हैं। कभी कभी लोग पार्टियों के मत में भी जाकर के वोट दे देते हैं। कारण कि वर्गों में पॉइंट है अलग अगला कि उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते रहते हैं। ठीक है, ये होता है। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा जारी रखने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। 7 पॉइंट के आसपास हम बात करेंगे कि दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान हो जाता है कि नहीं। मान लीजिए आप नेता हैं तो नेता की बात, भाई नेता है तो हो सकता है कि भाई अधिकारी भी डरते रहते हैं, तो उसी के हेल्प लेकर के वो सरकारी अधिकारियों के संपर्क में आ जाते हैं। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका काम चलता है। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर भी ध्यान देना होता है। वो भी सोचते हैं कि यदि हम ज्यादा भटकाव करेंगे अगली बारी मुझे वोट नहीं देंगे, कारण कि वरना अगले चुनाव में उन्हें धूल चटा सकते हैं। इस बात की जानकारी सबको रहती है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है कि अब हम बात करेंगे, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर इस बात पर परख सकते हैं। कैसे? हालांकि इस चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बट जाता है। हो जाता है कि नहीं आता है?
और हर खेमा में सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का एक पैनल उतरता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वो देश बड़ा हो, चाहे देश वो छोटा हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे विकसित हो, चाहे अविकसित हो। हर जगह आप ये चीजें देखने को मिलती है। भाई एक लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है, अरे हर जगह एक दूसरे का कोई ना कोई विपक्ष है, तो जो जीत जाएगा और जो हार जाएगा वो सभी के सभी विपक्षी हो जाएंगे ना। लेकिन चुनाव लड़ते हैं उस समय तो सब लोग जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। उस समय तो सब लोग पक्ष की ही बात है। वो अपने कार्डिंग चलेगा, वो अपने कार्डिंग चलेगा, वो अपने कार्डिंग चलेगा। पैसे बांटेंगे, लोगों को लुभावनी चीजें देंगे, तो जैसे कि उनका वोट उनके तरफ आ सके। अगला पॉइंट, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें उन्हीं मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की जरूरत होती है ताकि वे जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उन पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और उन्हें नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उन्हें पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट है, अब इसको पॉइंट में हम लेके आए हैं कि भारत में जो चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो 750 से लगभग अधिक है। हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग जान पहचान, जैसे मान लीजिए इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके केंद्र में है, गठबंधन की सरकार वहीं बीजेपी की ही सरकार मान सकते हैं, आपके बिहार में है, यूपी में है, अलग अलग कई राज्यों में है। ये इनका प्रभाव ज्यादा है और कोई छोटे दल के हैं उनका प्रभाव कम है। तो अलग अलग चुनौती देने का अलग अलग मुद्दा हो सकता है, अलग अलग स्थिति हो सकती है। लोकतंत्र की बेहतरी के लिए जरूरी है कि कुछ दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करें, मतलब अपने में होड़ करें, अपने में उन मतलब की प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करें। कुछ देशों में केवल एक दल को शासन करने की अनुमति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। चीन जैसे आपकी व्यवस्था है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है, उसके बाद किसी को भी नहीं है। आप चीन में कोई भी चुनाव नहीं होता है, केवल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है, केवल एक दलीय व्यवस्था है वहां पर। एक दलीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकल्प की मानी नहीं जाती, वहां पे लोगों की बातें नहीं सुनी जाएंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों के लिए सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग चुनाव में खड़े होते हैं, वो अपना अपना लोगों का मत लेते हैं और जो जीत जाता है वो जाकर के सदन में बैठता है। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है, इसे हम द्विदलीय व्यवस्था कहते हैं। द्विदलीय व्यवस्था में अन्य दल कुछ सीटें जीत सकते हैं, पर बहुमत बनाने के लिए उनको दो ही दल मुख्य दावेदार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सीटें जीतनी है, ठीक है, जैसे हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपके बिहार में कुल कितनी सीटें हैं, लगभग विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होता है बिहार में। इन 243 सीटों का जो 50% कितना हुआ, लगभग 121, लगभग 121 प्लस एक हुआ, मतलब यदि आप 243 का 50% 121.5 हुआ, इसका 50% प्लस एक वोट जिसके पास होगा वो कंप्लीट बहुमत से सरकार बना सकता है। यदि मान लीजिए किसी के पास इतना नहीं होता तो उनको बनाने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए, कम से कम इतना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि उनके साथ किसी भी पार्टी से वो क्या करते हैं, जिनके पास 10 बस बस 5-20 सीटें होती हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनसे बातें करते हैं और बोलते हैं आप हमारी तरफ आ जाइए, हम मिलकर के सरकार को बना लेते हैं। इस प्रकार से एक से अन्य दलों में जाकर के, जिसको हम गठबंधन की सरकार का नाम देते हैं, वही बात है। अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है। क्या है, अमेरिका और ब्रिटेन में क्या होती है, द्विदलीय प्रणाली है। जब कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और महागठबंधन बना सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं, इसे हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी महागठबंधन का काम किसमें होगा, बहुदलीय व्यवस्था में होगा। और जहां पर दो दलियों की सरकार होती है
दो दलों की जबकि अदला-बदली होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विदलीय प्रणाली, जो अमेरिका और ब्रिटेन में देखने को मिलती है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में आपका बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब इसमें बहुत से दल आपके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के के जो पूर्ण बहुमत बनाते हैं या गठबंधन से बनाते हैं उनकी सरकार बन जाती है। बहुदलीय व्यवस्था में दल गठबंधन बनाकर भी सरकार को बना सकते हैं। 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे, जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ये 3 प्रकार के गठबंधन थे। बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता क्या हो सकती है? अस्थिरता हो सकती है। बहुदलीय का मतलब कि एक से ज्यादा दल इसमें मिलकर बनाएंगे। आप ये बताइए, तो सबकी बात तो सुननी पड़ेगी। यदि कोई बात नहीं सुना, कोई बात आपका नहीं माना, तो फिर तो मामला हो नहीं पाएगा। इसके साथ ही विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? मिलता है। अगला पॉइंट है कि दलीय व्यवस्था का चुनाव किसी देश के हाथ में नहीं होता है। यह समय, इतिहास और समाज की परिस्थितियों में विकसित होती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का कारण यह है कि दो तीन पार्टियां देश की सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को पूरी तरह समेट नहीं सकती हैं। समझ में आया? हर देश में अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार दलीय व्यवस्था का विकसित करता है। दलीय व्यवस्था क्या होता है? विकसित करता है। कोई एक आदर्श दलीय प्रणाली हर देश के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं होती है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है, इसमें देखते हैं कि राजनीतिक दलों में जो जन भागीदारी है उनको हम देखते हैं। कह रहा है कि अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देख रही है। अरे कैसे देखे? उन्होंने अच्छा काम ही नहीं किया। तो जनता भी, भाई लोकतांत्रिक सरकार है ना हमारी, आप जब अच्छा काम नहीं करेंगे, हमारे नहीं करेंगे, हम आपको नहीं जीतने देंगे, हम आपको वोट ही नहीं देंगे, जीतेंगे कहां से आप? उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों से चले सर्वेक्षण से तथ्य बात आते हैं, क्या बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वालों से काफी ज्यादा था। यही बात ज्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। ठीक है ना? मतलब इस पे लोग भरोसा नहीं करते क्योंकि उनको धोखा मिलता ही है। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी क्या है? तो ज्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे-धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा राजनीतिक दल आ रहे हैं जो चुनाव में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में क्या हो गया है? बढ़ गया है। नए लोग बताते हैं कि ये हमारे बहुत करीबी हैं, इस मंत्री जी हैं हमारे, हमारे साथ में रहते हैं, उनके साथ में हैं, सेल्फी लोग डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस प्रकार की। अगला पॉइंट हम देखते हैं। कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता, कैसे राजनीतिक दलों की मान्यता होती है? अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, क्या है राजनीतिक दलों की मान्यता में। राज्य सरकार पर मान्यता पाने के लिए पार्टी को राज्य में कुल वोटों का लगभग 6% उनको पाना होगा और कम से कम 2 सीटें जीतना आवश्यक है। ठीक है, जहां से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां जितनी वोटें हैं उन वोटों का उनको पहली बात कि 6% पाना है और उसके साथ साथ कम से कम 2 सीटें उनको जीतना आवश्यक है, तब जाकर के वो पार्टी का मान्यता उनको राज्य स्तर पर दिया जाता है। अगला पॉइंट, ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रीय दल बनने के लिए, अब ये तो राज्य था, अब राष्ट्रीय दल बनने के लिए पार्टी को लोकसभा में कुल वोटों या 4 राज्यों की विधानसभा में, कितने बार विधानसभा में? 4 विधानसभा में कुल वोटों का लगभग 6% और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना आवश्यक है। यदि मान लीजिए आपको राष्ट्रीय दल बनना है, राष्ट्रीय दल का आपको प्रमाण लेना है, तो आपको कुल वोटों का जो विधानसभा में है उन 4 राज्यों में आपको विधानसभा में 6% सीटें आवश्यक होनी चाहिए। उसके बाद से लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं तो आपको लोकसभा में आपको कम से कम 4 सीटें आपको जीतना आवश्यक है।
2019 में भारत में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। ये कौन-कौन से प्रमुख दल थे भैया? देखिए, पहला था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अरे वही ममता बनर्जी वाली, जो 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली और पार्टी का जो प्रतीक है वो पुष्प और दृढ़ है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता और संप्रदायवाद के प्रति प्रतिबद्ध है ये। 2019 के लोकसभा में चुनाव में उनको 4.07% वोट मिले और उनको 22 सीटें भी मिली थी। अब आते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी के बारे में बात करेंगे। 1984 में स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन होता है। ठीक है। दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। दलितों और कमजोर वर्ग के कल्याण और हितों पर केंद्रित थी पार्टी ये, अभी भी है। यूपी में मतलब जिसमें आपकी इस समय मायावती जी इसकी मतलब अध्यक्ष हैं शायद। मुख्य आधार पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब पर इनका आधार था। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार इन्होंने बनाई। 2019 में लोकसभा में इनको 3.63% वोट मिले और 10 सीटें भी इनकी जीती थी। अगली पार्टी आती है जो इस समय की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे एक्टिव पार्टी है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी का नाम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ का पुनर्गठन होता है। इनका पुराना नाम क्या था? जनसंघ। भारतीय जनसंघ भारतीय संस्कृति और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से ये पार्टी प्रेरित है। एक राष्ट्रीयता, मानवतावाद और अंत्योदय पर केंद्रित है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मतलब हिंदुत्व इसका प्रमुख तत्व है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ है पार्टी, जो हुआ भी। समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक का पक्ष है इनका। 1990 में दशक में समर्थन का आधार उत्तरी, पश्चिमी और शहरी इलाकों से परे पूरे देश में फैला। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेता। 2019 में लोकसभा के चुनाव में इनको 103 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, 103 सीटें प्राप्त हुई थी। एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिएगा। 2019 में ना भारतीय जनता पार्टी को यानी बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि कम्युनिस्ट पार्टी इसको हम सीपीआई का नाम देते हैं। 1925 में इसका गठन होता है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में इनकी आस्था है। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करते हैं ये। संसदीय लोकतंत्र में मजदूर, किसान और गरीबों के हितों का उपकरण मानती है। 1964 के फूट के बाद जनाधिकार इनका सिकुड़ जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थिति इनकी अच्छी है। 2019 के चुनाव के लोकसभा में 1% से भी वोट कम मिले हैं और मात्र 2 सीटें ये जीत पाए थे। वामपंथी दलों के साथ ये लाकर मजबूत वाम मोर्चा बनाने के पक्षधर थे। उसके बाद से एक और पार्टी आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम मार्क्सवादी सीपीआई एम का नाम देते हैं। इनकी स्थापना 1964 में होती है। सेम वही चीजें इसमें भी हैं, बस और कोई अंतर नहीं है। बस याद रखिएगा 1964 में इनका क्या हुआ था, मतलब इनका स्थापना हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी का नाम देते हैं, दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक। 1885 में इनका गठन होता है। कई बार इनके विभाजन हुए। आजादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण हुआ। 1971 से लगातार और 1980 से 89 तक देश पर इनका शासन रहा। पहले भी रहा है भैया, लगातार आजादी के बाद से तो रहा ही है। 1989 के बाद जन समर्थन में कमी आती है, और लेकिन पूरे देश में इनका ही आधार था। वैचारिक रुझान मध्यम वर्गीय था। धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों हित का मुख्य इनका एजेंडा रहा है। नई आर्थिक नीतियों का समर्थन, आपको गरीबों पर असर के सचेत रहे हैं ये। 2004 से लेकर 24 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार इनके नेतृत्व में रही है।
2014 से 19 के बीच में लोकसभा चुनाव में पराजित हुए हैं और अभी तक ये पराजित हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीपी की, नेशनल कांग्रेस पार्टी। 1999 में कांग्रेस के विभाजन के बाद में इनकी सरकार बनती है, इनका गठन होता है। अब बात करते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी जारी कब होती है। महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी होती है। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मतलब यूपीए में साझेदारी इनकी होती है। 2019 के चुनाव में इनको 5 सीटें मिलती हैं। अब बात करते हैं हम क्षेत्रीय दलों की। क्षेत्रीय दलों की बात करेंगे हम इसमें, तो राष्ट्रीय दलों के अलावा अन्य दलों को राज्य दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्षेत्रीय दल जरूरी नहीं कि सिर्फ क्षेत्रीय विचारधारा वाले हों, कुछ अखिल भारतीय दल भी हैं, पर सफलता कुछ क्षेत्रों में ही उनको प्राप्त हुई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय स्तर पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या क्या होती हैं। दल लोकतंत्र के कामकाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र में गड़बड़ी के लिए अक्सर राजनीतिक दल जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। ठीक है ना। जनता की नाराजगी मुख्यतः 4 पहलुओं पर केंद्रित है। कौन कौन सी। पहली चुनौती क्या है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ताकत कुछ नेताओं के में सिमटती है। क्षेत्रीय दलों की वृद्धि और प्रभाव, बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति क्षेत्रीय पहचान पर क्या है तो केंद्रित है। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे संसद में विविधता क्या हुई है तो बढ़ी है। मतलब अन्य अलग अलग क्षेत्रीय दल के लोग आए हैं तो वहां पे विविधता तो होगी ही। 2014 तक किसी राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा है। आकर के कब हुआ, जब आपकी बीजेपी का सरकार बना तब। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हो जाते हैं। 1996 के बाद अधिकांश क्षेत्रीय दल गठबंधन सरकार का ही हिस्सा बने हैं, लेकिन लगातार 2 सालों से इस बार गठबंधन की सरकार है। इसके पहले 2 बार सरकार बनी है बीजेपी की, उसमें ये एक मतलब अकेले सरकार अपने दम पे बनाए हैं। कह रहा कि अगला पॉइंट है कि इससे देश में संधिवाद और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम, इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, इनको देखिए। कह रहा कि लोग उनको बदल सकते हैं पर उनकी जगह फिर नए नेता ही लेते हैं। अगर वे सभी सुधरना नहीं चाहते तो कोई उनको सुधरने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। आइए अपने देश में राजनीतिक दलों और उसके नेताओं को सुधारने के लिए जो भी हाल में प्रयास किए गए हैं, उनके सुझाए गए हैं, उनके बारे में हम गौर करते हैं। चलिए गौर करें। दिख रहा है ना। विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, जिसका दल बदल आपका कानून आया। निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंत्री पद या पैसे के लोभ के बदले में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी पार्टी के हैं और उसमें आप जीते हुए हैं और कोई पार्टी आपको बोले कि आइए मैं आपको मंत्री बना देता हूँ, आप चले जाते हैं तो आपको अपनी विधायकी की सीट वहां पे या सांसदी की सीट गंवा देनी पड़ी। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई, पर इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया। पार्टी नेतृत्व जो कोई फैसला करता है और सांसद और विधायक को उसी उसी का ही बात मानना होता है। उच्च न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार, देखिए, इस आदेश के अनुसार या इस आदेश के द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया। बताया जाएगा आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास संपत्ति कितनी, आपके पास किस प्रकार की धाराएं लगी हैं, आप किसी आपराधिक मामलों में संलिप्त तो नहीं है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। मतलब उनको जानकारी होना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार चोर है कि नहीं। चोर होगा तो कौन उठने देने जाएगा उसको। और उम्मीदवार द्वारा ही दी गई सूचना सही है या नहीं, यह जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो झूठा भी दे सकता है। इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं किया गया। अभी तक हम यह बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद भी राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं।
भाई वो झूठी बातें तो लिखी, मान लो 20 करोड़ की संपत्ति होगी, बोलेगा मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो भाई आप कोई व्यवस्था तो है नहीं, आप उसको जांच पड़ताल कराएं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना भी जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूरी के लिए होता है, यह बात अभी नहीं कही जा सकती। इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर बहुत सारे कदम सुलझाए गए हैं। अगला पॉइंट है, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पद के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। ये अपना मत दे रहे हैं। करा कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब लगभग 1/3 जरूर टिकट दें, ये तो हो ही गया है। इस प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा भी हो सकता है। भैया ये तो हो नहीं सकता है कि सरकार हो विपक्ष को पैसा देगी चुनाव लड़ने के लिए, मुझे तो नहीं लगता है। चलिए अगला पॉइंट, करा कि राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना है। अगर मान भी लिया तो संभव है कि इससे कुछ सुधार हो, लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को जरूरत से ज्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इस सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका भी ढूंढने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा मतलब जो भी पार्टी राजनीतिक दल होता है थोड़ा सा अपना नॉर्मलाइज होते हैं, वो कानून पास करने पर सहमति नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, जिसे वे पसंद नहीं करते हैं। दो और तरीके हैं जिससे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है कि राजनीतिक दलों पर लोगों के द्वारा दबाव बनाने का, लोगों के द्वारा उन पर राजनीतिक दलों तो बनाया जाए, ये तो अच्छा तरीका है। यह काम मान लीजिए चिट्ठियां लिख कर प्रचार करके, ठीक है, और दलों के जरिए और आंदोलन के जरिए हम ये कर सकते हैं। आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है। अगर दलों को लगे कि सुधार न करने पर उनका जनाधार गिरने लगेगा या उनकी छवि खराब होगी, तो हो सकता है कि इस बात को गंभीर में ले और वो काम सुधार सके। सुधार का दूसरा तरीका, सुधार की इच्छा रखने वालों को खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। क्या बोल रहा है कि जो लोकतंत्र की गुणवत्ता होती है वो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से ही तय होती है। लोगों ही भागीदारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न ले और बाहर से ही बातें करते रहे तो सुधार तो मुश्किल है। उनको जाना चाहिए पार्टी में। करा कि खराब राजनीति का समाधान है ज्यादा से ज्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में हम करेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं। अब हमारा लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। इसको हम देखते हैं। यह हमारा लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम। देखिए पहला पॉइंट, लोकतंत्र नागरिकों के समानता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, ठीक है। लोकतंत्र में फैसले बेहतर तरीके से लिए जाते हैं, लोगों के हित में लिए जाते हैं। लोकतंत्र टकरावों को टालने और संभालने का भी तरीका देता है, किस प्रकार से टकराना है, मतलब टकरावों को, जैसे कोई भी टकराव आया उसे टाल दिया जाए या उससे संभालने का तरीका क्या है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। मान लीजिए आप एक बार चुनाव लड़े हैं, हो सकता है गलती कर दे, फिर जनता से माफी मांग ली कि हम अगली बार अच्छे से करेंगे, हो सकता है लोग माफ कर दें, तो ये भी एक प्रकार से गुंजाइश होती है। लोकतंत्र को लोग अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। लोकतंत्र के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या क्या है, तो कम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोगों की काम के अनुसार तो वो काम कर नहीं पाएगा। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से क्या जाता है, लोकतंत्र अच्छा है। व्यवहार में लोकतंत्र को उतना अच्छा नहीं माना है, तो क्योंकि सभी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है। समझ में आया? अगला पॉइंट,
लोकतंत्र में समर्थन के पीछे नैतिक और युक्तिपरक दोनों के कारण होते हैं। आज लगभग 100 देश लोकतंत्र चलाने का दावा करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में संविधान, चुनाव, राजनीतिक दल और अधिकार पाए गए हैं। सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धि और सांस्कृतिक लोकतंत्र के नतीजे के क्या होते हैं, असर पड़ते हैं। हर लोकतंत्र से कुछ बुनियादी उपलब्धियों की उम्मीद की जाती है। लोकतंत्र को अक्सर लोग हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि सभी की बातों को फुलफिल तो कर नहीं सकता है। करा कि अधूरी उम्मीदें पूरी न होने पर लोग लोकतंत्र की अवधारणा पर क्या करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं कि इन्होंने हमारी नीड्स को पूरा नहीं किया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। करा कि लोकतंत्र शासन का सिर्फ वह स्वरूप है या स्थितियां बनाता है, पर लक्ष्य नागरिकों को हासिल करने होते हैं। लोकतंत्र में सरकार को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता है कि लोगों का शासक चुनने का अधिकार बरकरार रहे। मतलब ये चिंता की बात है। लोकतंत्र लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार का अवसर देता है। लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए। लोकतंत्र में फैसले धीरे होते हैं, लेकिन वे अधिक वैध और स्वीकार्य होते हैं। भले तो काम धीरे से होगा, कोई फैसला धीरे से लिया जाएगा, लेकिन वो टिकाऊ होगा और उसको सब लोग मानेंगे, क्योंकि सब लोगों की सम्मति से वो चीजें हो रही हैं। इसीलिए तो लेट हो रहा है वो। अगला, लोक अलोकतांत्रिक सरकारें जल्दी फैसले ले सकती हैं, लेकिन वे हमेशा लोकप्रिय नहीं होते हैं। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन वह टिकाऊ और विश्वसनीय फैसले लेती है। लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं, मतलब जैसा नियम होगा उस नियम के अंडर में कोई काम होगा। नागरिक यह जान सकते हैं कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है कि नहीं, सबको पता होना चाहिए। लोकतंत्र में नागरिकों को फैसलों की प्रक्रिया जानने का अधिकार और साधन होते हैं। आपको जानने का अधिकार है कि आप फैसले किस प्रकार से लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं। पारदर्शिता होती है। अक्सर पारदर्शिता अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। क्लियर है मेरी बात? ये केवल आपकी किसमें होती है, लोकतांत्रिक सरकारों में होती है। लोकतंत्र से यह उम्मीद की जाती है कि सरकार हमेशा नियम कानून का पालन करेगी। लोकतंत्र हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन सभी समस्याओं के समाधान नहीं। अब आइए इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि और विकास, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, तो उससे विकास की उम्मीद करना उचित है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं। अगर हम 1950 से लेकर के 2000 के बीच में सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना कर पाएंगे, तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर रहा है। वो अपने अनुसार काम किए हैं, लोगों के अनुसार काम नहीं किए हैं। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इस कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि अपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति और अन्य देशों के सहयोग और देशों के द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर आधारित है। कहने का मतलब, आप हर एक काम, हर एक चीजों को लोकतंत्र को खारिज नहीं कर सकते कि लोकतंत्र नहीं हो सकता। नहीं, ये चीजें बहुत चीजों पे डिपेंड करती हैं। ये चीजें आपकी बताई गई। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे होते हैं। लोगों के अपने सरकार को चुनने का अधिकार है, अपने मत का अधिकार है। ये सारी चीजें आपकी दी गई हैं सकारात्मक, यही है पॉजिटिव फैक्टर इसके। अब देखिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम।
कह रहा है कि लोकतंत्र में उम्मीद की जाती है कि वह आर्थिक असमानता को कम करेगा। आर्थिक विकास तेज होने पर भी उसका लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिलता है। ये बात तो कही गई है कि आर्थिक असमानता को कम करना ये लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि असमानता को कम करेगा। लगभग सब लोग एक समान रूप से होंगे, लेकिन ये चीजें थोड़ी-सी आपको देखने से कम मिलती हैं इसका लाभ। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी कई बार आर्थिक असमानता बढ़ती है। लोकतंत्र में अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर क्या होती है, आधारित होती है। चुनाव में हर व्यक्ति का वोट मूल्य क्या है, भारत में बराबर है। राजनीतिक समानता के बावजूद आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में सबसे ज्यादा हिस्सा पाते हैं।